डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश, हमारी टीम पहुंची हरियाणा, डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तराखंड, हिमाचल पहुंची डीडी किसान की टीम, डीडी किसान की टीम पहुंची मेघालय। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। सरकारी योजनाओं को पाकर हमारे किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मैम धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद डीडी किसान का। खेती बाड़ी घाटे का सौदा है, कभी फायदा नहीं, अभी तो काफी फायदा है। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शहरी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड किया लॉन्च। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा में कांग्रेस की भूमिका पर उठाए सवाल। केंद्रीय कृषि मंत्री ने विकसित भारत जी राम जी को बताया श्रमिकों के प्रति अधिक पारदर्शी और जवाबदेह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के तहत सीवान जिले को दी विकास योजनाओं की सौगात। इसमें सूर्यांश एफपीओ तेल प्रसंस्करण इकाई, फार्म मशीनरी बैंक तथा झोपड़ी मशरूम इकाई के लिए दी गई सहायता है शामिल। मध्य प्रदेश में 30 जनवरी को वाइब्रेंट थीम पर होगा पुष्प महोत्सव का आयोजन। राज्य सरकार 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है, जिसमें कृषि उद्यानिकी और फूड प्रोसेसिंग को दिया जा रहा है प्रोत्साहन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और इन परियोजनाओं में रेल संपर्क, शहरी आजीविका, विज्ञान और नवाचार, नागरिक केंद्रित सेवाएं तथा उन्नत स्वास्थ्य सेवा सहित कई प्रमुख क्षेत्र शामिल रहे। रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और साथ ही पीएम ने CSIR, NIIST नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता केंद्र की भी आधारशिला रखी और इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री ने समावेशी विकास और नागरिकों के बेहतर जीवन स्तर के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। शहरी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत भी हो रही है। आज पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे देश भर के रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को लाभ होगा। मैं विकास की, रोजगार निर्माण की इन सभी योजनाओं के लिए केरला की जनता को, देशवासियों को
बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम ने कहा कि सरकार ने पीएम स्वनिधि के द्वारा सड़कों के किनारे सामान बेचने वालों के लिए पहली बार लोन का इंतजाम किया है। लोग सड़कों के किनारे गलियों में सामान बेचते हैं। इन स्ट्रीट वेंडर्स की स्थिति भी पहले बहुत बुरी थी। उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ 100 रुपये भी महंगे ब्याज पर लेने पड़ते थे। केंद्र सरकार ने पहली बार इनके लिए पीएम स्वनिधि स्कीम बनाई। इस स्कीम के बाद देश भर में लाखों साथियों को बैंकों से बहुत मदद मिली है। लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को जिंदगी में पहली बार बैंक से कोई लोन मिला है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस योजना में भ्रष्टाचार और घोटालों में शामिल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने विकसित भारत जी राम जी को श्रमिकों के प्रति अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बताया और इस योजना में सुधार का अहम कदम बताया। कांग्रेस ने मनरेगा में जो मजदूर काम कर रहे थे उसमें बेईमानी के लिए यादगीर डिस्ट्रिक्ट में पुरुषों ने महिला बनकर मनरेगा की मजदूरी का पैसा डकार लिया। और चिंता की बात यह कि जब राज्य को कहा गया तो उन्होंने 3,551 मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की। ये कई तरह की कमियां जब देखी तब एनडीए की सरकार ने तय किया विकसित भारत जी राम जी योजना एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि किसान भारत की आत्मा है और उनके सशक्त होने से गांव, प्रदेश व देश प्रगति करता है। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी से प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्कल पर ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें किसानों और पशुपालकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सीहोरी में किसान सम्मान निधि हस्तांतरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिविरों में तारबंदी, डिग्गी, फार्म पॉन्ड, ड्रिप स्प्रिंकलर, सोलर पंप, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल और पशु बीमा, डेयरी पंजीकरण, स्वामित्व कार्ड और नहर मरम्मत जैसे कार्य होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1,590 करोड़ रुपए से अधिक डीबीटी के जरिए दिए गए। किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त में 65 लाख किसानों को 653 करोड़ रुपए, फसल खराबे पर 327 करोड़ रुपए मुआवजा और दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 4 लाख पशुपालकों को 50 करोड़ रुपए दिए गए। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9,000 रुपए की गई है और किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण और सोलर पंप जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं और साथ ही किसानों को दिन में बिजली, कृषि यंत्रों का वितरण और पशुपालकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे तथा सभी जिलों के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के तहत सिवान जिले को 202 करोड़ रुपए की लागत से जुड़ी 71 विकास योजनाओं की सौगात दी और इसमें 157 करोड़ रुपए की 40 योजनाओं का शिलान्यास और 45 करोड़ रुपए की 31 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। कार्यक्रम राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय मेरवा परिसर में रिमोट के माध्यम से किया गया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं के स्टॉल का निरीक्षण किया और लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और अनुदान चेक प्रदान किए। सूर्यांश एफपीओ को तेल प्रसंस्करण इकाई के लिए 9.90 लाख रुपए, फार्म मशीनरी बैंक के लिए 8 लाख रुपए तथा झोपड़ी मशरूम इकाई के लिए 89,750 रुपए की सहायता दी गई। उन्होंने बताया कि कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती के प्रचार के लिए 5,000 रुपए प्रति माह की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिसमें जिले के 11 प्रखंडों की 23 कृषि सखियां लाभान्वित हो रही हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं और किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सीवान जिले के 1528 गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन किया जाएगा और सभी 293 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। समृद्धि यात्रा के दौरान सीवान में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। वर्ष 2024 से 2029 तक के चौथे कृषि रोड मैप को तेजी से लागू किया जा रहा है। मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए अलग रोड मैप तैयार किया गया है और हर खेत तक सिंचाई पहुंचाने का कार्य जारी है। गाजीपुर तारीघाट ब्रॉड गेज रेल लाइन अब पूरी तरह से चालू हो चुकी है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म में इस परियोजना में आने वाली चुनौतियों को दूर किया गया, जिससे कृषि उत्पादों की ढुलाई और यात्री परिवहन में सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को रेल मानचित्र पर नई मजबूती देने वाली गाजीपुर तारीघाट ब्रॉड गेज रेल लाइन अब पूरी तरह चालू हो चुकी है। 51 किलोमीटर लंबी इस ग्रीनफील्ड परियोजना का उद्देश्य दूरस्थ और कृषि प्रधान क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ना है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म ने इस परियोजना के लिए अहम भूमिका निभाई। प्रगति के जरिए इस प्रोजेक्ट के निर्माण में आई समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया। ये रेल लाइन पटना मुगलसराय बड़ी लाइन से तारीघाट होते हुए गाजीपुर शहर को जोड़ती है और आगे वाराणसी तक चली जाती है। परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गंगा नदी पर बना ऐतिहासिक रेल कम रोड ब्रिज है, जो रेल और सड़क दोनों तरह के आवागमन को एक साथ संभव बनाता है। ये पुल न सिर्फ यातायात की सुविधा बढ़ाता है, बल्कि बाढ़ और मानसून जैसी परिस्थितियों में भी संपर्क को बनाए रखता है। बाढ़ग्रस्त और कृषि प्रधान क्षेत्रों से गुजरने के कारण परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भूमि अधिग्रहण में देरी के अलावा मुआवजे के भुगतान की बाधाएं भी सामने आई। इसके अलावा मंत्रालयों के बीच समन्वय की जटिलता और निर्माण सामग्री की आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं ने काम की रफ्तार को प्रभावित किया। सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति मंच पर परियोजना की समीक्षा की गई। इसके बाद राज्य सरकार, रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय के बीच समन्वय से भूमि अधिग्रहण, वित्तीय देनदारियों और तकनीकी स्वीकृतियों से जुड़ी सभी अड़चनों को दूर किया गया। पीएमसीजी पोर्टल पर दर्ज सभी मुद्दों का समाधान सुनिश्चित किया गया। इन प्रयासों के चलते परियोजना ने तेज प्रगति हासिल की। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए काफ़ी सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन ये प्रयास प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बहुत ज़्यादा रहा प्रगति मीटिंग के द्वारा कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल है, जो अलग अलग हमारे विभाग हैं, उनने समन्वय बैठा के कैसे काम किया जाए। 132 kV की लाइन जा रही थी, हाई टेंशन लाइन, जिसको हटाना था, उसको भी हटा करके किया गया और वो भी यूपीपीसीएल की मदद से प्रगति की मीटिंग्स होती थी उसके माध्यम से रिव्यू करके समय कट गई और इस परियोजना का फाइनली कार्य पूरा हुआ। 6 मार्च 2024 को गाजीपुर तारीघाट ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना को औपचारिक रूप से राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इस रेल लाइन के चालू होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर बड़ा फायदा हुआ है। इससे कृषि उत्पादों की ढुलाई आसान हुई है, किसानों को बेहतर बाजार मिला है और रसद लागत में कमी आई है। साथ ही यात्री परिवहन के क्षेत्र में 10 लाख से अधिक लोगों के लिए सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय आवागमन भी संभव हुआ है। गाजीपुर का जो है कि रेल नेटवर्क कोलकाता और दिल्ली से नहीं जुड़े होने के कारण गाजीपुर जो है कि पिछड़े जिला में आता था, जिससे कि व्यापार नहीं हो पाती थी, लोग आसानी से आ जा नहीं पाते थे, इंडस्ट्री नहीं बैठ पाती थी। तो ये सरकार ने जो है कि इस पुल को जो है कि बनवाने का काम किया। इसके लिए जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक आम जनता नागरिक की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी उनको देता हूं कि उन्होंने ये कार्य को करवाया, जिससे गाजीपुर के विकास में और गति मिलेगा। गाजीपुर तारीघाट रेल परियोजना समावेशी विकास, बेहतर संपर्क और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रतीक है। ये परियोजना दर्शाती है कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रगति जैसी पहलों से जटिल परियोजनाओं को भी समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गुलाब गार्डन में वाइब्रेंट थीम पर 30 जनवरी 2026 को राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को आयुक्त अरविंद दुबे की अध्यक्षता में इसकी तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। आयुक्त दुबे ने कहा है कि पुष्प महोत्सव का उद्देश्य प्रदेश में फूलों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। राज्य सरकार 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है, जिसमें कृषि, उद्यानिकी और फूड प्रोसेसिंग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश देश के प्रमुख पुष्प उत्पादक राज्यों में शामिल है। यहाँ गुलाब, गेंदा, जरबेरा, सेवंती, रजनीगंधा, ग्लेडियोलस, ऑर्किड और लिलियम सहित कई किस्मों के फूलों का उत्पादन होता है। महोत्सव में इन फूलों का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में पुष्प उत्पादक किसानों, नर्सरी संचालकों और व्यापारियों को जोड़ा गया है। पुष्प उत्पादकों के बीच प्रतियोगिता भी होगी और श्रेष्ठ किसानों को सम्मानित किया जाएगा। और अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर की सुबह की शुरुआत आज तेज हवाओं और बारिश के साथ हुई है। अचानक हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहले ही बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की थी। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राजधानी शिमला में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। दिन भर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है और बीते कई महीनों से सूखी ठंड और बर्फबारी ना होने से पहाड़ी इलाकों के लोग परेशान थे, तो वहीं सेब और अन्य फलों के किसानों की चिंता भी बढ़ गई थी। अब मौसम में आए इस बदलाव से राहत और उम्मीद दोनों जगी हैं। तो वहीं मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मनाली घूमने आए सैलानी इस बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं। विशेष रूप से मनाली के माल रोड पर सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को रोमांचित कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी और बारिश जारी रहने की संभावना है, जिससे पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की संख्या बढ़ सकती है। तो वहीं अगले 12 घंटों के दौरान चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में बर्फबारी की भी संभावना है। जम्मू कश्मीर के रामबन, बारामुल्ला, बनिहाल, बटोटे, बड़गाम, अनंतनाग, उधमपुर माता वैष्णो देवी भवन में आज जमकर बर्फबारी हुई और इससे हिल स्टेशन घूमने आए पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जम्मू के बटोटे में पेड़ पौधों तक बर्फ में ढक गए। अनंतनाग, डोडा, रामबन, बारामुल्ला में रास्तों और वाहनों पर बर्फ की परत चढ़ गई और इस बदलाव के कारण तापमान में गिरावट आई है। रामबन में बारिश और बर्फबारी से यातायात प्रभावित हुआ है और इधर मौसम विभाग ने 28 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में मौसम खराब रहने, भूस्खलन, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। बाईस जनवरी को गुजरात की मंडियों में जीरे की आवक बनी हुई है, साथ ही भावों में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धनेरा मंडी में 21 जनवरी को जीरे का भाव रहा 20,210 रुपए, जो कि 22 जनवरी को 1,590 रुपए की तेजी के बाद 21,800 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह राज्य की राजकोट मंडी में भी जीरे के भाव में बढ़त दर्ज हुई। यहां 22 जनवरी को जीरा 500 रुपए चढ़कर 22,000 रुपए से 22,500 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि गुजरात की ही दीसा मंडी में जीरे का कारोबार 17,285 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में जीरे की कीमत में नरमी दर्ज की गई। यहां 21 जनवरी को जीरे का दाम रहा 21,850 रुपए, जो कि 22 जनवरी को 399 रुपए टूटकर 21,451 रुपए पर आ गया। देश के घरेलू बाजार में इस वर्ष मसालों की मुख्य फसल जीरे के उत्पादन में बड़ी गिरावट की संभावना जताई जा रही है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी बागवानी फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक फसल वर्ष 2024-25 में जीरे की पैदावार लगभग 7.75 लाख टन रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2023-24 के 8.95 लाख टन के मुकाबले काफी कम है।
सरकारी आंकड़ों के इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इस सीजन में जीरे के कुल उत्पादन में लगभग 1.20 लाख टन की उल्लेखनीय कमी आ सकती है, जिसका असर आने वाले समय में बाजार की कीमतों और उपलब्धता पर देखने को मिल सकता है। वैश्विक स्तर पर भारतीय जीरे की मांग में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। मसाला बोर्ड द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत से जीरे का कुल निर्यात बढ़कर 2,29,881 टन तक पहुंच गया है। यदि इसकी तुलना पिछले वर्ष की समान अवधि से की जाए तो उस समय यह निर्यात मात्र 1,65,269 टन था। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय जीरे की पकड़ और मजबूत हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्यात में लगभग 64,612 टन की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की रायपुर मंडी में 22 जनवरी को धान का कारोबार 2,036 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। गुजरात की दहेगाम मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 21 जनवरी को धान की कीमत रही 2217 रुपए, जो कि 22 जनवरी को 180 रुपए बढ़कर 2397 रुपए पर पहुंच गई। जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में इस दौरान धान का कारोबार स्थिर दाम पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 जनवरी को धान की खरीद 2369 रुपए पर हुई। हालांकि राज्य की सीतापुर मंडी में 22 जनवरी को धान का दाम 2050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वर्तमान रबी सीजन के दौरान धान की खेती के रकबे में उत्साहजनक वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय द्वारा 29 दिसंबर को प्रस्तुत किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2025-26 में अब तक 14.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई पूरी हो चुकी है। यदि इसकी तुलना 2024-25 की समान अवधि से की जाए तो उस समय यह आंकड़ा 13.1 लाख हेक्टेयर था। इसका अर्थ ये है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार धान की बुआई के क्षेत्र में लगभग 1.8 लाख हेक्टेयर की बढ़त देखी जा रही है, जो कृषि क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार में जिन किसानों ने गेहूं की बुवाई देर से की है, उन्हें फसल की सही बढ़त के लिए खास ध्यान देने की जरूरत है। गेहूं की फसल जब 18 से 21 दिन की होने पर पहली सिंचाई जरूर करें। इससे जड़ों का विकास अच्छा होता है और पैदावार बढ़ती है। सरसों की फसल में पौधे अगर बहुत पास पास उग आए हो तो छटाई कर दें, ताकि हर पौधे को सही जगह और पोषण मिल सके। सिंचाई के बाद खेत में प्रति हेक्टेयर 20 किलो नाइट्रोजन डालना फायदेमंद रहेगा। मटर की फसल में खरपतवार जल्दी फैलते हैं, इसलिए समय पर हाथ से निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। झारखंड में मटर की फसल में ज्यादा फलियां पाने के लिए 2% यूरिया के घोल का छिड़काव करें। इससे पौधों को पोषण मिलेगा और उत्पादन बढ़ेगा। देर से बोई गई सरसों की फसल में भी छटाई और निराई करें, ताकि फसल स्वस्थ रह सके। इसके अलावा जिन किसानों ने आलू की बुवाई की है, वे 25 से 30 दिन की फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम जरूर पूरा करें। इससे आलू अच्छे आकार के बनते हैं। ओडिशा में पश्चिमी उथल पुथल वाले क्षेत्र में मुख्य खेतों में धान की रोपाई का काम पूरा कर लेना चाहिए। वहीं पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र और पश्चिम मध्य पठारी क्षेत्र में धान की नर्सरी तैयार करने का यह सही समय है। सब्जी उगाने वाले किसान खेत में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का इस्तेमाल करें। इससे पानी की बचत भी होगी। पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी वाले इलाकों में देर से बोई जाने वाली बोरो धान के लिए नर्सरी तैयार करें। आलू की फसल के बढ़वार के समय ज्यादा पानी देने से बचें, ताकि खेत में पानी ना भरे। पश्चिम बंगाल के तटीय और खारे पानी वाले क्षेत्रों में बोरो धान की रोपाई का काम किया जा सकता है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर,
और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती हैं और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। इस किस्म का आकार गोल होता है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। इसके अलावा किसान बैंगन की पूसा उत्तम किस्म भी लगा सकते हैं। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। इसका आकार भी गोल होता है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया। पीएम ने एक्स पर लिखा कि हम उनके अदम्य साहस, संकल्प और राष्ट्र के लिए उनके अद्वितीय योगदान को याद करते हैं। पीएम ने इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक वीडियो भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में 4 रेल सेवा समेत करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से केरल के विकास को मिली है नई गति। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज ओडिशा के कटक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मस्थल पर आयोजित पराक्रम दिवस समारोह में शिरकत की। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आईएमएफ प्रमुख ने भारत के एआई क्षेत्र में हो रही प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि तेजी से विकसित होता टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और कुशल आईटी मानव संसाधन भारत को एआई में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बना रहे हैं। आज बसंत पंचमी है और ये पर्व प्रकृति के नव सृजन, ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना और शुभ कार्यों की शुरुआत का विशेष दिन है। सरस्वती पूजा के मौके पर त्रिपुरा के अगरतला में 40 फीट ऊंची मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इस मूर्ति का अनावरण किया, तो वहीं इस मौके पर विशेष कार्यक्रम और मेले का भी आयोजन किया गया। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।